जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसी करंट और पॉलीफेज सिस्टम का टोटल 49 क्वेश्चन है इसमें जो कराने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये टोटल ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। और कल मैंने लास्ट सेकंड किया था और वो चैप्टर था आपका सेल एंड बैटरी का। तो आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये चैप्टर वाइज ही मैं करवाता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? शिखर मान, तत्कालिक मान, आरएसएम मान और औसत मान। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है या नहीं। फिर उसके बाद मैं आपको ये आंसर देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यावर्तित विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान तत्कालिक मान कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्तित राशि में आरएसएम का मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्तित राशि में आरएसएम मान और औसत मान के अनुपात को क्या बोलते हैं? पिक फैक्टर, क्रिस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है या नहीं। मैं इसमें आपको बता दूं कि क्रिस्ट फैक्टर कुछ होता नहीं, इसमें पिक फैक्टर होते हैं, पावर फॉर्म फैक्टर होते हैं और पावर फैक्टर। ये तीन ही में से आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे हो आंसर सही हो पा रहा है या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। फॉर्म फैक्टर कहते हैं किसी भी प्रत्यावर्तित राशि के आरएसएम मान तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दो प्रत्यावर्तित राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है? एंटीफेज, क्वाड्रेचर, इनफेज और इनमें से कोई नहीं। मैं आपको इसमें इसके बाद में एक और क्वेश्चन इसी पे बता दूंगा कि इसमें क्या होता है। जबकि प्रत्यावर्तित राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री होता है तो वो क्वाड्रेचर कहलाता है। और इसी में एक और आपसे क्वेश्चन पूछ जाए, जब दो प्रत्यावर्तित राशियों के बीच का अंतर 180 डिग्री हो तो वो एंटीफेज कहलाता है। एक और क्वेश्चन इसी से इसमें और मैंने दिया, मैं आगे बताऊंगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टा क्या कहलाता है? धारा लीडिंग राशि होती है, वोल्टा लीडिंग राशि होती है, इनफेज रहती है, कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा वोल्टा क्या होती है? तो शुद्ध परिपथ होता है उसमें इनफेज होती है, दोनों एक साथ ही एक स्थान से शुरू होगी और एक ही स्थान पर जाकर मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जब शुद्ध होगा तो इनफेज होगा, और ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। धारा को प्रतिवर्तित कहते हैं जब, आप जानते हो धारा के प्रतिवर्तित कैसे कहे, एसी और डीसी। डीसी में क्या होता है कि वो धारा का निश्चित मान और दिशा एक समान रहती है और एसी में बदलती है। तो धारा का प्रतिवर्तित कहते हैं जब धारा का माप समय के साथ बदलता है, धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलती है, पूरे समय के साथ धारा का मान समान रहता है, धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होगा। धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा को डीसी कहा जाता है जब धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, धारा की माप समय के साथ बदलती है, धारा की माप और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, धारा माप समय के साथ समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर देने का कोशिश कीजिए। मैंने आपको जस्ट इससे पहले मैंने बताया डीसी और एसी में अंतर। तो इसका माप समय के साथ समान रहती है, बदलती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए समान आवृत्ति डैश होती है, कितनी होती है? हमारे देश में आवृत्ति कितना निर्धारित की गई है? 10 हर्ट्ज की होती है, 25 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, 100 हर्ट्ज होती है। आई थिंक यहाँ आपको आंसर याद होगा, आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा। ये टोटली प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन है। आपको अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ये शेयर करें जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। ये होने वाली एग्ज़ाम बार्क और इसरो और अदर एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे।
सो इसका आंसर होगा 50 हर्ट्ज हमारे देश में निर्धारित की गई है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशीन की आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है, ध्रुवों की जोरों पर, ध्रुवों के आकार पर, मशीन की रेटिंग पर, सप्लाई की प्रकृति पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो रहा है या नहीं। अगर आपसे आंसर सही हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये एक अवसर अच्छा सुनिश्चित करेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ध्रुवों की जोरों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो प्रत्यावर्तित परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रवर्तित परिमाणों को डैश में कहा जाता है, इन फेज कहा जाएगा, लैगिंग कहा जाएगा, लोडिंग कहा जाएगा, आउट फेज कहा जाएगा। मैंने इस तरह का आपको क्वेश्चन बोला था, मैंने क्वेश्चन आगे बताऊंगा। वो क्वेश्चन ये है जो आपको मैंने पहले बताया, जब कोण प्रत्यावर्तित परिणामों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने तो वो होता है क्वाड्रेचर कहलाता है, और 180 डिग्री होगा तो एंटी फेज कहलाता है वहाँ। और ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था मैंने आपको बोला क्या बताएगा, ये इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए कैसा होगा। जब यदि दो प्रत्यावर्तित परिणामों के बीच कोण हो तो इन प्रत्यावर्तित परिणामों को डैश में कहा जाता है, इसे आउटफेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएमएस मान बटा औसत मान क्या होता है? ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। शिखर मान गुणांक होता है, क्यू गुणांक होता है, पावर गुणांक होता है, फॉर्म गुणांक होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। इस टाइप का 3 क्वेश्चन होंगे, मैंने सभी क्वेश्चन को लाकर आपके सामने रखूंगा। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। आरएमएस मान और औसत मान को फॉर्म गुणांक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपसे आरएमएस मान और औसत मान जब भी बोला जाए तो वो फॉर्म गुणांक कहलाता है। आरएमएस मान और औसत मान का इक्वल टू होता है फॉर्म गुणांक। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। अधिकतम मान बटा आरएमएस मान बराबर क्या होता है? चरम गुणांक, फॉर्म गुणांक, उपभोग देखभाल गुणांक। आपको ये दो में से ही आंसर देना, ए और बी। ये दो चीज होती नहीं है, आपको आंसर ए और बी में से ही देना। आप बताइए इसमें से कौन आंसर होगा। मैंने आपको 2 छांट दिया है, आप 2 में से ही बताइए और देखिए आपका सही हो पा रहा है कि नहीं। अधिकतम आरएमएस मान को चरम गुणांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान डैश से ज्ञात किया जा सकता है। औसत मान आपसे पूछा जा रहा है, जब इस चक्रीय मान का अधिकतम मान ज्ञात होगा तो औसत मान डैश से ज्ञात किया जाएगा। 0.70 मैक्स होगा और 0.70 तत्कालिक मान होगा। ऑप्शन नंबर बी है। 0.63 यह मैक्स होगा, 0.606 तत्कालिक मान होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। 0.636 मैक्स होगा ये। तब जब तत्कालिक चक्रीय मान ज्ञात हो तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो आरएसएम मान डैश द्वारा ज्ञात किया जाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। जब चक्रीय का अधिकतम मान ज्ञात होगा तो आरएसएम मान हमेशा 0.07 ई मैक्स मान से ज्ञात कर सकते हैं हम इसे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। आपको दोनों आंसर ये याद रखिएगा। आपसे यहाँ जो 2 पूछा जा रहा है, मैं आपको एक फिर से पहले वाला क्वेश्चन दिखा दूँ। यहाँ आपसे औसत मान पूछेगा तो आप जब डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा 0.37 मैक्स, ऑप्शन नंबर बी। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाए आरएसएम मान पूछा जाए तो 7.07 ई मैक्स मान होगा। जब आरएसएम मान पूछा है तो 0.70 मैक्स। और जब भी आपसे औसत मान पूछा जाए तो आपको जरूर याद रखना होगा 6.37 मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम और प्रतिबाध 25 ओम हो तो प्रक्रिया प्रतिघात क्या होगा? इसका मैं आपको बता दूं, इसे बनाने का एक फार्मूला होता है जो हम जेड बराबर इसको लिखते हैं अंडर रूट। जेड बराबर अंडर रूट हो जाता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जो आपका ये
एक फार्मूला होता है जिसमें आपको आर दिया गया है और जेड का मान दिया गया है। आपसे पूछा जाए प्रक्रिया परिघात पूछा जा रहा है, तो इसे निकालने के लिए डायरेक्ट आप यहाँ इसे अगर रूट को हटाकर इधर ले जाएंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर का मुझे मान दिया गया है 25, तो इसको 25 स्क्वायर कर देंगे। यहाँ आर का स्क्वायर करेंगे जो अब 15 दिया गया है, तो पुणे एक्स एल का स्क्वायर ये हो गया। अब इसे 625 हो जाएगा ये, और यहाँ 225 हो जाएगा ये। एक सेकेंड, फिर से मैं सही हिसाब से बना दूँ। मैंने आपको साफ से बोला बनाने के लिए, मैं बना दे रहा हूँ आपको फिर से एक बार। तो यहाँ आपका ये 625 हो गया था, यहाँ फार्मूला हो जाता है। इसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर बराबर एक्स, सॉरी जेड का होता है स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, जहाँ जेड का आपका दिया गया था 25, तो जेड बराबर हो जाएगा 25 का 625 बराबर आर दिया गया था 15, यहाँ होता है 225 गुने एक्स एल का स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस में चला जाएगा आपको। तो 625 माइनस 225 इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसे एक्स एल का स्क्वायर। अब इधर माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, फिर 2 में से 2 गया 0, और इधर आपका हो जाएगा ये 4। तो आपका ये डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 20 ओम आंसर। ये आपको इस बनाने का तरीका दिया गया। आप जब भी आपसे डायरेक्ट जेड भी पूछ सकता है, एक्सेल पूछे, आर भी पूछ सकता है, आप इस फॉर्मूले से आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधे चक्र के लिए धारा का मान भिन्न है। धारा आपको दिया गया इतना, इसका औसत निकालने के लिए जैसे डायरेक्ट आपसे अगर आधे चक्र पूछा जाए तो इसे डायरेक्ट सबको जोड़कर जितना होगा उससे डिवाइड दे देने पर इसका आंसर निकल जाएगा। और इसका आंसर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएलसी परिपथ जिसका शक्ति गुणांक एक्सएल ग्रेटर देन एक्सिस हो का डैश होता है, क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। पश्चिगामी होगा, अग्रगामी होगा, शून्य होगा, इकाई होगा। आंसर देने का कोशिश किए। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि शक्ति गुणांक जो इंडक्टर कैपेसिटर से जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका आंसर होगा पश्चिगामी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसरो में पूछा गया, आप डायरेक्ट इससे इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होता है। जब भी शुद्ध परिपथ होगा तो धारा 90 डिग्री पश्चिगामी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज क्या होता है। जब ये दो तरह का क्वेश्चन, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव, ये दो हमेशा दोनों 90 डिग्री से पीछे होगी यानी पश्चिगामी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद रखिए, जाइए शुद्ध इंडक्टिव हो या शुद्ध कैपेसिटिव, ये दोनों में 90 डिग्री पीछे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है। शक्ति गुणांक जेड बाई आर होता है, आर बाई जेड होता है, एक्सएल बाई जेड होता है, एक्सी बाई जेड होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। ये शक्ति गुणांक हमेशा आर बाई जेड होता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा क्या हो जाएगी। समान रहेगी, दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए कि इंडक्टिव परिपथ का आधा होगा तो वो डायरेक्ट दुगनी हो जाएगी, इसमें धारा दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 शक्ति गुणांक पर पश्चिगामी एक एसी परिपथ इनपुट 10 किलो वोल्ट एम्पियर है। परिपथ द्वारा ली गई शक्ति किलोवाट में डैश होगी, कितना होगी। जब भी आपसे ये पूछा जाए, जब भी इस तरह का आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला इसका होता है किलो वाट बराबर के वी ए गुने पावर पी एफ। आपसे डायरेक्ट आपसे किलोवाट पूछा गया है और आपका शक्ति दिया गया है, पावर फैक्टर दिया है 0 पॉइंट, और के वी ए आपको दिया गया है 10,
और पावर फैक्टर आपको दिया गया है 0.6। इसका आंसर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर परिपथ की दो शाखाओं पर I1 और I2 धाराएं हैं, कुल धारा डैश होगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। I1 प्लस I2 हो जाएगा √I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ऑप्शन सी है I1 माइनस I2 का स्क्वायर। ऑप्शन डी है I2 और I2 का सदिशीय योग। इस टाइप का जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समांतर परिपथ की दो शाखाओं पर I1 I2 धाराएं हैं तो कुल धारा दोनों का सदिशीय योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाखा का कंडक्टेंस जी द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित? 1/r के द्वारा, R/z का। ये शक्ति इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन कराया है, इसके R/z का ये होगा नहीं, Z² 1/x होता है। जब भी आपको शाखा पर कंडक्टेंस का मान पूछा जाए तो इसका आंसर ऑफ 1/z होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। मैं इससे पहले जो क्वेश्चन R/z का दिखाऊँ, मैंने आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ वो किस टाइप का वो क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन आपका ये रहा, वो शक्ति गुणांक था। जब भी आपसे शक्ति गुणांक पूछा जाए तो R/z होगा। और ये क्वेश्चन आपसे उसका ये और आपसे शाखा का कंडक्टेंस पूछा जाए। शक्ति गुणांक बराबर होता है R/z और शाखा का कंडक्शन 1/r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 वोल्ट सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी है, कौन सा परिणाम समान होगा? अगर परिणाम क्या होगा जब वोल्टेज, आप जानते हैं ये समांतर में वोल्टेज समान रहती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द, प्रत्येक शाखा पर वोल्टेज समान रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आपको मालूम है कि समांतर में वोल्टेज समान, धारा विभिन्न रहती है, और श्रेणी में धारा समान और वोल्टेज विभिन्न रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज सप्लाई वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन डैश होता है, 180 होता है, 120 होता है, 90 डिग्री होता है, 130 होता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे ऐसा ही हो पा रहा है कि नहीं। 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन 120 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट मशीन की रेटिंग होती क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, कहा नहीं जा सकता। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो रहा है या नहीं। फेज बढ़ने से समान आकार के सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट रेटिंग क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी, कहीं नहीं। जैसे जब भी फेज बढ़ने पर उसके लिए आउटपुट मशीन की रेटिंग बढ़ेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज संचालन की तुलना में 3 फेज संचालन की दक्षता क्या होगी? अधिक होगी, कम रहेगी, समान रहेगी, कहीं नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है कि अगर हम 1 फेज का या 3 फेज का यूज करते हैं उसकी दक्षता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल फेज की तुलना में 3 फेज अधिक दक्षता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुफेजीय मोटर डैश का काम करती है, स्वतः स्टार्ट नहीं होती, स्वतः स्टार्ट होती है, कम सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता कम होती है, मेन वाइंडिंग की आवश्यकता कम होती है। क्या होती है? आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि वो फेजी मोटर में डैश कम होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता कम होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, टोकोमीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, फेज अनुक्रम इंडक्टर द्वारा, आवृत्ति मीटर द्वारा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो रहा है या नहीं। फिर उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए। 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम डैश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा उसे निर्धारित किया जा सकता है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में थ्री फेज अल्टरनेटर तुलनांकन क्या होगा? सरल होगा, मुश्किल होगा, समान होगा, समान ही होता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। थ्री फेज अल्टरनेटर की तुलना में थ्री फेज अल्टरनेटर तुलनांकन सरल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में थ्री फेज संचारण में तांबा क्षति डैश होती है, समान होती है, अधिक होती है, कम होती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में थ्री फेज संचारण में तांबा क्षति डैश होती है। आपसे मैंने इससे पहले बताया कि अगर सिंगल फेज की तुलना में थ्री फेज अधिक दक्षता देगी, उसी तरह से है कि उसमें कम तांबा क्षति कम होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में थ्री फेज संचारण प्रणाली डैश है, निर्भर योग्य नहीं है, निर्भर योग्य है, अधिक निर्भर योग्य है, के समान होती है। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं भी आंसर अभी नहीं दूंगा, पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर होगा। अधिक निर्भर योग्य होती है सिंगल फेज की तुलना में थ्री फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुफेजीय प्रणाली में फेज अनुक्रम डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, बी वाई आर बी, वाई बी आर या आर वाई बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। रेड, येलो और ब्लू, इस द्वारा हम लोग इसे निर्धारित करते हैं थ्री फेज में। जैसे अगर हमें थ्री फेज लाइन देना हो तो पहले हम लोग रेड लेंगे, येलो लेंगे, तो ब्लू लेंगे, इस तरह से इसे संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार जोड़ में क्या होता है? स्टार जोड़ में इस टाइप का तीन शायद क्वेश्चन हो गए जो आपको याद ध्यान से देखना। या इंडक्टेंट का वोल्टेज है, या भी द्वारा निर्धारित, वहाँ करंट एक टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसी में आपको आंसर देना है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। वी एल बराबर अंडर रूट 3 बी एच फेज वोल्टेज होता है। ये पी एच का पी एच जो लिखा गया वो फेज वोल्टेज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा में होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन था, हमने 35 किया था, ये 36 नंबर क्वेश्चन होगा। सॉरी 34 था, हाँ 34 था। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टार जोड़ में क्या होता है? मैंने इससे पहले भी बताया कि वो वोल्टेज था, ये करंट दिखा रही है। तो स्टार जोड़ में क्या होगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए। स्टार जोड़ में होता है आई एल बराबर आई पी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। डेल्टा जोड़ में क्या होगा? बी एल बराबर बी पी, बी एल बराबर बी पी बाई अंडर रूट 3, बी एल बराबर अंडर रूट 3 बी पी अंडर रूट बी पी, बी एल बराबर बी एच होता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है या नहीं। अगर डेल्टा में डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बी एल बराबर बी एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। डेल्टा जोड़ में क्या होता है? डेल्टा जोड़ में आई एल बराबर आई पी एच होता है, आई एल बराबर अंडर रूट आई पी एच होता है, और ऑप्शन सी है आई एल बराबर आई पी एच बाई रूट 3 अंडर रूट 3 आई एल बराबर आई पी एच। क्या होगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद ही करना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आप याद कर सकते हैं। आपको जस्ट ध्यान रखना है, या वोल्टेज पूछ रहा है या करंट पूछ रहा है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज लोड की शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है? डायरेक्ट फार्मूला है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसे निर्धारित करने के लिए अंडर रूट वी एल बराबर आई एल इंटू कॉस फाइव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्टार जोड़ के 3 समान लोड जुड़े हैं तो न्यूट्रल में धारा डैश होगी, बीजगणितीय जोड़ होगी, सदिशीय जोड़ होगी, ज्यामितीय जोड़ होगी, शून्य होगी। कैसे होगी? जब न्यूट्रल में धारा क्या होगी? जब स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हो तो उसमें धारा क्या होगी? उसमें धारा शून्य होगी। अगर समान लोड जुड़े होंगी तो न्यूट्रल में धारा शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दर्शाई गई तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तरंग की आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है, आपको मालूम ही होगा, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। टी बराबर होता है 1/f। आंसर देने की कोशिश कीजिए आप, अगर आपसे बन पाता है तो आप इसे ज़रूर बनाइए। आपसे एफ पूछा जा रहा है तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ बराबर 1/t। जहाँ आपसे एफ पूछा जा रहा है तो आप इसे डायरेक्ट 1/पॉइंट इसे लिखेंगे तो ये 1 मिनट, एफ बराबर 1/t, आप इसे ये लिखेंगे 0.1, ये दशमलव ऊपर चल जाएगा तो एफ बराबर हो जाएगा 10 हर्ट्ज। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रेणी RL परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है तथा इंडक्टिव प्रतिघात 12 ओम है तो उसकी प्रतिबाध इम्पीडेंस कितना होगा? आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन मैंने इसे पहले भी बताया। इसका जेड बराबर आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट हार्ड का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव प्रतिघात पूछा जा रहा है आपसे, एल का मान पूछा था, एक्सएल पूछा जा रहा है आपसे, ये फॉर्मूला होता है ये। तो ये आर दिया गया आपसे, आर है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा आप आर 5 है, ठीक है, प्रतिघात आपका 12 दिया गया तो 12 का 144 हो जाएगा। आप इसे जोड़िएगा तो 5 4 9, 4 2 6 और यहाँ 1 अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में ही होंगे और जब यहाँ से ही निकलेगी तो 13 ओम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 पिको फैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी में जोड़ा संयोजित किए जाएं तो उनका कुल धारिता क्या होगी? आपको मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था कि जब कैपेसिटर के बारे में बोला जाए तो आप इसे श्रेणी बोले तो समांतर और समांतर बोले तो श्रेणी। इसे बनाने के लिए आपको 16 पिको फैराड के 2 श्रेणी में, तो आप इसे डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिखिए 16 प्लस 16 श्रेणी में बोल रहा है इसलिए हम लोग समांतर में कर रहे हैं। 16 ये हो गया आपका एलसीएम, ये कटेगा तो यहाँ 1 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 2/16 इक्वल टू कटेगा और ये हो जाएगा 8, डायरेक्ट आपका 8 पिको फैराड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है। कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है? धारा वोल्टेज से आगे होती है, धारा वोल्टेज से पीछे होती है, धारा वोल्टेज के साथ साथ चलती है, वोल्टेज धारा से आगे चलती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है नहीं। ये इसरो 2016 में पूछा गया था, ये टोटल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर किसी भी तरह की कमियाँ आपको नजर आई तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। और आपको जिससे भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन चाहिए मैं आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर से ए इज द करेक्ट आंसर है। धारा वोल्टेज से आगे चलती है और कैपेसिटिव परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत प्रेस में 230 वोल्ट 500 वाट लिखा है तो 230 वोल्ट प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? आरएमएस मान को, औसत मान को, अधिकतम मान को, तात्कालिक मान को। आंसर देने का कोशिश कीजिए। जब भी किसी विद्युत प्रेस पर जब 230 वोल्ट 50 वाट लिखा है तो उसे प्रदर्शित करता है आरएमएस मान को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर अनुपात होता है औसत मान तथा आरएमएस मान का, आरएमएस मान तथा औसत मान का, अधिकतम मान तथा औसत मान, अधिकतम मान तथा आरएमएस मान का। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इसरो में।
आपसे बन पा रहा है या नहीं, सही हो रहा है या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट होगा। RMS मान तथा औसत मान को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है? पावर फैक्टर का मान 1 होगा, खर्च हुई शक्ति 0 होगी, उत्पन्न ऊष्मा 0 होगी, पावर फैक्टर का मान 0 होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए पावर फैक्टर का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटी प्रतिघात XC आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपसे बन पा रहा है या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। घटती है, आवृत्ति बढ़ती है तो घटती है कैपेसिटी प्रतिघात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, EMF, विशाल मान, इनसे कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। एक आदर्श धारा स्रोत में होती है अनंत आंतरिक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक आदर्श धारा स्रोत में होनी चाहिए। आप इसका आंसर होगा अनंत आंतरिक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान होता है? बढ़ता है, घटता है, वैसा ही रहता है, वोल्टताओं पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान हमेशा बढ़ता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये टोटल प्रीवियस ईयर थे, मैंने आपको टोटल 49 क्वेश्चन करवाए हैं। अच्छा, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, हमारे घर में लाइन कट गया और हमें थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ा, इसलिए इसके लिए सॉरी। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और मुझे बताइए मेरे कुछ में कमियां हो मेरे वीडियो में तो मैं उसे ज़रूर सुधार करूँगा। और आपको जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन चाहिए मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट सेट में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।